सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दिस इज़ योर हिंदी टीचर खान मदीहा। तो हमने स्टूडेंट्स हमारा अ सेक्शन जो है गुरुबानी उसे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसे गुरु नानक जी ने लिखी थी। आज हम देखने वाले हमारा अ सेक्शन जो है वृंद के दोहे, उसे वृंद जी ने लिखी है। ये दोनों आपके टेक्स्ट बुक में दो अलग अलग पोइट्री के फॉर्म हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ये दोहा है और वो पद था। ये दोनों हिंदी के फॉर्म्स है पोइट्री के। तो हमने अपना पद कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम दोहा डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो वृंद के दोहे हैं इसे वृंद जी ने लिखी है, इसीलिए इसका टाइटल है वृंद के दोहे। ना मैंने हमेशा कहा है तुमसे कि जब भी कोई चैप्टर या कोई पोइट्री स्टार्ट करो तो उससे पहले कवि परिचय पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए उस राइटर, उस पोएट के बारे में, एज वेल एज स्टोरी और पोएम के बारे में। तो कवि परिचय देखते हैं। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। मथुरा नाम का एक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, ये नंबर अगर याद नहीं होता है तो पहले इसे आप अपना थोड़ा इंग्लिश में याद करने की कोशिश करो, और जब इंग्लिश में याद हो जाए तो उसको ऑटोमेटिक आप हिंदी में लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिस्टेक होती है। ये जो क्वेश्चन है ये साहित्य संबंधी में पूछा जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। अगर उसमें तुम लोग ने ईयर्स में कहीं भी इधर उधर कर दिए तो हाफ मार्क भी नहीं मिलेगा, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर नंबर्स नहीं याद होते, बहुत सारे बच्चों का ऐसा इशू होता है कि नंबर नहीं याद होता है, तो आप उसे इंग्लिश में याद करने की कोशिश करो। इंग्लिश में याद रहेगा तो आप ऑटोमेटिक हिंदी में लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1643 है, तो स्टूडेंट 1643 मतलब होता है 1643, 40, 41, 42, 43। ठीक है, ऐसे याद करने की कोशिश करो तो आपको याद रहेगा। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। तो रीति मतलब होता है कस्टम। तो जितने भी राइटर्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे कबीर जी हो गए, रहीम हो गए, ये सारों को मतलब इज्जत दी जाती है। इनका नाम जो है बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। तो उसी तरीके से वृंद जी भी है, उनका भी जो नाम है वो एक परंपरा के थ्रू, एक परंपरा की वजह से इनका जो नाम है वो बहुत ही इज्जत से, आदर से लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदवनदास है। वृंदवनदास है, ये याद रखना। इनका पूरा नाम वृंदवनदास है। पूरा नाम अक्सर पूछा जाता है, कवि का मूल नाम या कवि का जो रियल नाम होता है, कवि का पेन नेम, ये सारे साहित्य संबंधी में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो वृंद जी हैं उनका पूरा नाम क्या है? वृंदवनदास। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ना स्टूडेंट्स, रीतिबद्ध एक हिंदी में परंपरा होती है, एक लिखने का स्ट्रक्चर है, एक लिखने का फॉर्म है रीतिबद्ध। तो यहाँ पर इनकी जो पोइट्रीज़ है बहुत ही अच्छा स्थान रखती है, बहुत ही नामगीर है, बहुत ही अच्छी पोजीशन रखती है। तो ये जनरल नॉलेज है, आप याद रखना कि वृंद जी की जो रचनाएं हैं, उनके जो राइटअप्स है वो रीतिबद्ध परंपरा में बहुत ही मानी जानी है। आपने काव्य की विविध प्रकारों में रचनाएं रची हैं। तो आप हिंदी में मतलब पोइट्री जो होती है स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट जस्ट अ स्टैंजा। वो स्टैंजा नहीं होता है, पोइट्री बहुत फॉर्म्स में होती है। और ये बात आपको पता है, नहीं पता मुझे नहीं मालूम। इंग्लिश में देखो, पोइट्री और पोएम में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पोइट्री अलग है, पोएम अलग है। तो उसी तरीके से हिंदी में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं पोइट्रीज़। सिर्फ वो एक लॉन्ग फॉर्म जो पोएम होती है वो नहीं होता है। बहुत सारी पोएम ऐसी होती है जिनमें फ्री वर्स होती है, जिस तरीके से हमारी इंग्लिश में होती है, उसी तरीके से हिंदी में भी बहुत सारे फॉर्म हैं। तो जो वृंद जी हैं उन्होंने हिंदी के काव्य में, मतलब अपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची हैं। बहुत अलग अलग टाइप्स के पोएम आपने लिखी है, जैसे कि 12 मासा में 12 महीनों, 12 मासा, मास मतलब होता है महीना, तो 12 मासा मतलब 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। नाउ स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे 2 वर्ड हाईलाइट है, एक है 12 मासा और सेकेंड है यमक सतसई। तो ये दोनों इनकी पोएम के नाम है। अब ये दोनों में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है? 12 मासा में उन्होंने 12 महीना मतलब जो हमारा 12 मंथ होता है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से सुंदर चित्रण किया है। साथ में जो यमक सतसई है, ये भी एक उनकी पोएम का प्रकार है। इसमें इन्होंने यमक अलंकार, अलंकार हिंदी में होता है ना, ग्रामर का टॉपिक है अलंकार, तो यमक अलंकार को स्पष्ट किया है, उसको फीचर किया है। समझ में आया? जिस तरीके से हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, किसी भी वीडियो का टाइटल रहता है, फिर बार डाल के लिखा रहता है फीचरिंग सो एंड सो, उसी तरीके से इस पोएम में उन्होंने यमक अलंकार को क्या किया? फीचर किया है। आपके नीति परक दही जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। तो इनके जो राइटअप्स हैं, आपके नीति परक दोहे, ये जो इनके दोहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। ना स्टूडेंट्स, लोक भाषा मतलब होता है आपका जो रिलीजन लैंग्वेज जो होता है, रीजनल लैंग्वेज, दैट इज़ हिंदी। तो आप हिंदी में ही लिखते थे, तो इससे 2 चीज़ें समझ में आती है कि आप सहज और सुंदर, एकदम सिंपल और सहज सुंदर भाषा में लिखते थे, तथा आप किस लैंग्वेज में लिखते थे? आप लोक भाषा। तो लोक भाषा क्या है? हिंदी है।
तो आपने सहज सुंदर तथा लोक भाषा किस लैंग्वेज में की है? हिंदी से की है, इसलिए क्या ये आपसे जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। नो स्टूडेंट्स, ब्रज मतलब होता है भगवान हिंदी में, तथा प्रबोधपादक नहीं, अवधी भाषा, अवधी एक तरीके की भाषा है हिंदी की, एक अलग तरीके की भाषा होती है अवधी, मतलब सिमिलरली थोड़ी बहुत हिंदी से मिलती जुलती है बट थोड़ी अलग होती है, एकदम पूरी हिंदी नहीं होती, एक तरीके की भाषा है अवधी। तो इनकी जो लैंग्वेज है, मतलब ये जिस लैंग्वेज में अपना पोएम लिखते हैं, जिस फॉर्म में अपना पोएम लिखते हैं, उसमें अवधी भाषा की क्या है, झलक दिखती है, मतलब थोड़ा बहुत नज़र आता है कि शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रबोधपादक बना देते हैं। आपका निधन 1623 में हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है, आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रबोधपादक बना देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, प्रबोधपादक मतलब होता है प्रभाव पड़ना, किसी भी चीज़ का असर पड़ना, किसी भी चीज़ का इफेक्ट पड़ना। तो ये जो इनके दोहे रहते थे, ये मोस्टली एथिक्स पर रहते थे, मतलब एक इंसान को अच्छी सीख देने पर रहते, समाज से रिलेटेड रहते थे, लेसन्स देने वाले रहते थे। तो इनकी जो लाइन्स होती थी, उसका जो भाव है, तो उसके पीछे जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो लोगों पे प्रभाव पड़ता था, उस चीज़ का असर पड़ता था, लोग उस चीज़ से इंस्पायर होते थे, ठीक है। और साथ ही आपकी भाषा बहुत ही सिंपल होती थी, इसकी वजह से लोग और क्या होते थे, ज़्यादा उस चीज़ से अटैच रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो राइटअप्स है, आपके जो दोहे हैं, उसे पढ़ते थे और इनको पसंद करते थे। फिर आपका निधन 1623 में हुआ। सो ही डाइड ऑन 1723 देखो, पहले क्या है 1, बाद में क्या है 7, तो क्या हो जाएगा 17, 2 और 3 23, तो 1723 में हुआ। ऐसे ना थोड़ा तुम लोग ना इंग्लिश में करके करोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है नंबर्स याद करना, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। पहले आप उसको इंग्लिश में याद कर लो, फिर उसके बाद हिंदी में बोला। 1623 में आपका क्या हुआ, निधन हुआ, इसे भी याद रखना, ये भी साहित्य संबंधी में पूछा जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी दी प्रमुख कृतियाँ, मतलब इनकी जो राइटअप्स है उनके बारे में। तो इनकी एक राइटअप है वृंद सत्सई, समेत शिखर छंद, भाव पचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचानिका, सत्य स्वरूप आदि। तो इसमें से स्टूडेंट्स आप लोग ना 2 नाम याद कर लो। मेरी तरफ से ये सजेशन है कि वृंद सत्सई और यमक सत्सई, ये दोनों याद कर लो, भूलोगे नहीं, क्योंकि दोनों के लास्ट में सत्सई है। यमक अलंकार से याद रहेगा, और वृंद इस जो पोयम है उसका जो कवि है उसके नाम से याद रहेगा कि वृंद। तो ये दोनों आप भूलोगे नहीं, आप ये दोनों आराम से लिख लोगे, ठीक है। तो ये दोनों याद कर लेना, वृंद सत्सई और यमक सत्सई। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द विधा परिचय, मतलब ये जो पोयम है किस फॉर्म में, इसकी जो परिचय है विधा की, वो देखते हैं। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। तो मैं तुमको बताई थी कि रीतिकालीन एक हिंदी की काव्य परंपरा है, एक परंपरा है, इसमें जो दोहा है वो अपना एक अच्छा स्थान रखता है, एक अच्छी पोजीशन रखता है। जो दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। तो जो ये दोहा है, ये बहुत सारे कवि हैं जिनको बहुत पसंद है लिखना, प्रिय छंद रहा है बहुत। छंद मतलब होता है हॉबी। तो ये जो दोहा है, ये जितने भी कवि थे इनका बहुत फेवरेट रहा है, बहुत सारे कवियों ने दोहा लिखा है। दोहा अर्धसमामत्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोहे के बारे में बताया है कि जो दोहा होता है उसमें 4-4 लाइन होती है, इसके 4-4 चरण होते हैं। जो फर्स्ट लाइन होती है और जो थर्ड लाइन होती है उसमें 13-13 मात्रा होती है, मतलब उस लाइन में 13 मात्रा रहनी ही चाहिए, ठीक है। और जो द्वितीय और चतुर्थ, मतलब जो सेकंड, द्वितीय मतलब होता है सेकंड और चतुर्थ मतलब होता है फोर्थ। तो चतुर्थ और द्वितीय मतलब सेकंड लाइन और जो फोर्थ लाइन है उसमें भी क्या रहेगी, 11-11 मात्राएं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोहे के बारे में इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर जनरल नॉलेज आप याद रख सकते हो कि दोहे के जो चरण होते हैं, पहले, दूसरे, चौथे और तीसरे, उसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब पाठ परिचय देख लेते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। ना स्टूडेंट्स, नीतिपरक मतलब होता है एथिक्स। अब 12th स्टैंडर्ड में इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो एथिक्स मतलब मालूम होगा, एथिक्स। नीतिपरक मतलब होता है एथिक्स। तो विद्या रूपी धन की विशेषता ये होती है कि वह खर्चा करने पर भी बढ़ जाता है। तो जब आप नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करते हो तो वो चीज़ें फैलती है, ना कि कम होती है। जिस तरीके से पैसा होता है, पैसे को हम लोग खर्च करेंगे तो कम हो जाता है, बट जो नॉलेज है वो बढ़ती जाती है, ऐसा वृंद जी यहाँ पर कहते हैं।
आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती, तो आई स्पीक आंखें बता देती है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। जितनी चादर हो मनुष्य को उतनी ही पाँव फैलाना चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिन गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार से सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आधार प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जितना भी मैंने रीड किया है ये सब लेसन है। मतलब एक एक लाइन में ना जो लेसन हम लोग को, जो मैसेज, जो संदेश हम लोग को हर दोहा दे रहा है वो शॉर्टली दिया हुआ है। हर स्टैंजा से जो मैसेज, जो लाइन दे रही है, जैसे फर्स्ट वाले में से हम लोग को ये मैसेज मिलता है कि आपकी जो विद्या है, आपकी जो नॉलेज है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो। अपने तक सीमित रखोगे तो वो बढ़ेगा नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा जब आप उसको फैलाओगे, जब आप दूसरों तक पहुँचाओगे तो वो चीज़ बढ़ेगी। फिर जो दूसरी लाइन है, मतलब जो दूसरा दोहा है, वो ये मैसेज देता है कि आंखें सब कुछ बता देती है, आप झूठ बोल रहे हो और सच बोल रहे हो। उसी तरीके से लास्ट तक जितना है उसमें एक एक लाइन में मैसेज दिया हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। याद कर लेना, हर पूरी लाइन याद कर लो, ताकि अगर आपको कहीं पर भी शॉर्टली एक्सप्लेन करना रहे तो बहुत ईजी रहेगा ये। और क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपको इस लाइन से क्या समझा या आपको इस स्टैंजा से क्या संदेश मिलता है, तो आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो दोहा है बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट, टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट वाले से ज़्यादा इजी वृंद के दोहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों अच्छे से करना, क्योंकि दोनों में से एक पक्का आएगा। वृंद के दोहे का ज़्यादा चांसेस है और ये इसका भी ज़्यादा चांस है। दोनों में से एक ना एक तो दे ही देंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोहा डिस्कस करने वाले हैं, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। अगर यहाँ पर कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू पेपर पैटर्न या रिलेटेड टू ग्रामर टॉपिक्स या कुछ भी किसी भी तरीके का हिंदी सब्जेक्ट में डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। विल श्योरली रिप्लाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो। टेक केयर, गुड बाय।